हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ पर यूपीएससी हिंदी के द्वारा यूपीएससी पेपर की टेस्ट सीरीज को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम 6th पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। 6th टेस्ट डिस्कस करेंगे जिसका ये 2nd पार्ट होगा। तो चलिए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन से, जो कि समशीतोष्ण क्षेत्र के कास्ट कर्म के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक उत्तरदायी हैं? तो देखिए, टेम्परेट रीजन में लुम्बरिंग इंडस्ट्री, तो लुम्बरिंग इंडस्ट्री आप जानते हैं किससे रिलेटेड होती है? लकड़ी से रिलेटेड होती है। ठीक है, लकड़ी जो कि यूज होती है घरों में, फर्नीचर में, कंस्ट्रक्शन में, तो वो टेम्परेट रीजन में ज्यादातर उगाई जाती है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, जो यदि ट्रॉपिकल रीजन का देखें तो ट्रॉपिकल रीजन की जो लकड़ी होती है वो थोड़ी भारी होती है इन कंपैरिजन टू टेम्परेट रीजन की। तो ये जो लुम्बरिंग इंडस्ट्री होती है ये ज्यादातर टेम्परेट रीजन में ही की जाती है। ठीक है, तो इसका पहला जो ये बोल रहा है रीजन की सजातीय वृक्ष प्रजाति है। ठीक है, होमोजिनस ट्री स्पीसीज आप जानते हैं ट्रॉपिकल रीजन में। ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन में जो अर्थ का होता है वहां पे डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, अलग अलग तरह के पेड़ होते हैं, अलग अलग तरह की जो है लकड़ियां होती हैं, तो वहां पे काटना छाटना फॉरेस्ट में काफी दिक्कत वाली बात है। तो ज्यादातर ये टेम्परेट रीजन में की जाती है, सिचुएटेड होती है। फिर दूसरा, जमे हुए नदी तालों से आसान परिवहन। ठीक है, तो ये क्या होता है, जो फ्रोजन रिवर यानी कि जो जमी हुई रिवर्स होती हैं तो वो ठंड में जम जाती हैं। तो नॉर्मली रिवर जो भी ये लकड़ियां होंगी उनकी कटाई करके आप विंटर में रख दो, और जब गर्मी का सीजन आता है तो रिवर में पानी बहने स्टार्ट हो जाता है, तो उसको ट्रांसपोर्ट करने में इजी होता है। ठीक है, तो ये बात हो गई लुम्बरिंग इंडस्ट्री के ट्रांसपोर्टेशन की। तीसरा, सस्ती जल विद्युत की उपलब्धता। बिल्कुल सही बात है, कोई भी इंडस्ट्री होगी तो वहां पर जो भी इलेक्ट्रिसिटी है, जो एनर्जी जहां से प्राप्त हो रही है वो सस्ती होनी चाहिए। लुम्बरिंग में बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है, पेड़ों की कटाई में, उसको ट्रांसपोर्टेशन में, तो इसलिए सस्ती जल विद्युत की उपलब्धता भी होनी चाहिए। तो ये बात हो गई, इसके तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो बोल रहा है कॉफी उगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी इष्टतम स्थितियां हैं? तो पहला, 20 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच औसत तापमान के साथ गर्म उष्णकटिबंधीय जलवायु, यानी कि वार्म ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद एवरेज टेम्परेचर 20 to 27। तो पहला जो स्टेटमेंट बोला है, देखिए जो कॉफी है आप जानते हैं ये मेनली 20 to 27 वाले ही रीजन में उगाई जाती है। थोड़ा सा गर्मी चाहिए होती है। ठीक है, काफी ठंडे रीजन में कॉफी के कल्टीवेशन नहीं हो सकता है। और दूसरा, ये स्थिर जल के साथ प्रचुर वर्षा। देखिए, वर्षा तो चाहिए, 100 से करीब 200 के अराउंड एनुअल रेनफॉल चाहिए होती है, जो कि काफी ज्यादा है, लेकिन स्थिर जल नहीं चाहिए। आप जानते होंगे जो हमारे इंडिया में मेन फेमस जगह है जहाँ पे कॉफी कल्टीवेशन होता है, बाबा भूटान हिल्स। तो ये हिल्स में होता है, हिली रीजन में किया जाता है, क्योंकि वहां पर जो हिल होगा वहां पे ऑलरेडी स्लोप होगा, तो पानी ज्यादा देर के लिए हिल्स पे रुकेगा नहीं, वो पानी बह जाएगा कुछ समय में। तो स्थिर पानी की जरूरत नहीं होती है। तो हमारा ये जो दूसरा स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद बचा हमारे पास 1 और 3। तो तीसरा हमको देखना है, ये बोले छायादार वृक्षों की उपस्थिति। बिल्कुल सही बात है, कॉफी को ज्यादा धूप नहीं चाहिए होती है। ज्यादा धूप की वजह से जो है ये उसके जो पेड़ होते हैं, पहले तो इसको ज्यादा रेनफॉल चाहिए और धूप भी बिल्कुल कम चाहिए होती है। तो ये बात हो गई कॉफी की। तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट जो है इसका सही है, इसका आंसर हो जाएगा सी। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि वैश्विक जनसंख्या की वृद्धि की प्रवृत्ति के संदर्भ में है, कि जो वर्ल्ड का पॉपुलेशन ग्रोथ का जो ट्रेंड है उसे हमें देखना है। पहला बोल रहा है विगत 2 शताब्दियों में
से वैश्विक जनसंख्या वृद्धि की दर में निरंतर वृद्धि हो रही है। ठीक है, निरंतर वृद्धि हो रही है। दूसरा, वर्तमान में सभी महाद्वीपों में एशिया की जनसंख्या वृद्धि दर उच्चतम है। देखिए, ये ध्यान रखना है हमें, यहाँ पर ये बात कर रहा है पॉपुलेशन ग्रोथ के ट्रेंड की। ठीक है, तो पहले हम ये एक फिगर देखेंगे जो कि वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ को एनालिसिस करता है। तो इसमें आप यदि एनुअल ग्रोथ रेट देखें तो आप ये देखने को पाएंगे जो एनुअल ग्रोथ रेट है ये 1700 से लेके 2100 तक की दी हुई है। ये तो प्रेडिक्टेड है, करीब हम 2020 तक की देखेंगे तो यहाँ पे बताया गया है कि जो एनुअल ग्रोथ रेट है पहले 1700 से लेके 1900 के बीच में ये इजिली चल रही थी, एक सिंपल स्लोप में थी। फिर 1900 के बाद यहाँ पे करीब 1920 है, 1910 है, उसके बाद एकदम से वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन थी वो बढ़ गई। ठीक है, फिर थोड़े समय बाद ऐसा हुआ, 1966 की बात है, 1966 नहीं 68 की बात है, जिसके बाद से ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ थी वो धीमी होनी स्टार्ट हो गई। ठीक है, वो धीमी होते होते अब ये ट्रेंड बताया जा रहा है कि 2100 तक जो है ये काफी ज्यादा इसकी जो ग्रोथ है कम हो जाएगी, कि पॉपुलेशन की जो वृद्धि है एकदम से जो बढ़ रही थी शुरू में वो 1968 के बाद से एकदम कम हो गई। लेकिन पॉपुलेशन देखेंगे तो ये है पॉपुलेशन का जो हमारी जो पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन है जो करीब अभी 7.5 बिलियन के ऊपर है और प्रेडिक्शन रहा है कि अगले साल तक ही 8 बिलियन होने की संभावना है, 2024 तक ये 8 बिलियन हो जाएगी। तो ये बात होगी पॉपुलेशन का, ये ग्राफ है और ये पॉपुलेशन ग्रोथ का है। ठीक है, वृद्धि का है, तो ये हमें ध्यान रखना है इसमें। तो इसका आंसर जो है पहला वाला भी गलत है जो बोल रहा है कि 2 शताब्दियों से वैश्विक जनसंख्या वृद्धि की दर निरंतर वृद्धि हुई है, तो निरंतर वृद्धि नहीं हुई। आप देख रहे हैं कि एक समय बाद ये जो है 1968 से नीचे हो गई है। फिर वर्तमान में सभी महाद्वीपों में एशिया की जनसंख्या वृद्धि दर उच्चतम है। तो देखिए दूसरा भी गलत है स्टेटमेंट, एशिया की नहीं बल्कि जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है उसकी हाईएस्ट रही है जो कि 2.52 के अराउंड रही है। ठीक है, तो इसका जो दोनों स्टेटमेंट है ये रॉन्ग हो जाएंगे, इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, ना तो एक ना ही दो। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे जो कि बात कर रहा है मोटे अनाजों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, मोटे अनाज जैसे पहला देखेंगे जो बोल रहा है ज्वार की खरीफ और रबी दोनों फसल ऋतुओं के दौरान खेती की जा सकती है। ठीक है, ये शोरगम यानी कि ज्वार की बात कर रहा है, मिलेट। तो इसकी जो है ये खरीफ और रबी दोनों टाइम पे इसको कल्टीवेट किया जा सकता है, तो बिल्कुल सही बात है। फिर दूसरा बोल रहा है मक्के की उपज स्तर भारत में सभी मोटे अनाजों में सर्वाधिक है। हाँ जी, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, जो मेज की जो यील्ड है वो हाईएस्ट है। यदि बाकी जो कोर्स सीरियल की बात करें अगर तो इसकी सबसे ज्यादा है मोटे अनाज की। फिर तीसरा बोला भारत विश्व में मोटे अनाजों की सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, देखिए तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग है, बल्कि यदि बात किया जाए इंडिया का पोजीशन की तो इंडिया 4th नंबर पे है। सबसे पहले नंबर पे आता है यूएस, फिर है चाइना, फिर ब्राजील, फिर 4th नंबर पे आ रहा है हमारा इंडिया। ठीक है, कोर्स सीरियल में, तो हमको याद रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो वर्नल पूल के बारे में पूछ रहा है कि क्या चीज है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट इसका बोल रहा है वर्नल पूल अर्ध परिबद्ध ज्वारीय आर्द्र भूमि है जहां महासागरीय जल का कभी कभार ताजे जल से तनुकरण हो जाता है। ठीक है, फिर सेकेंड वर्नल पूल अवन अवनमनात्मक आर्द्र भूमियां हैं जो कभी कभी वर्षा और हिम के पिघलने से भर जाती हैं। फिर तीसरा वर्नल पूल के आर्द्र भूमियां हैं जिसकी मृदा लगभग पूरी तरह से मृत और क्षयशील पादप पदार्थों के अवशेषों से निकले कार्बनिक पदार्थ से मिलकर बनती हैं। ठीक है, तीसरा लास्ट स्टेटमेंट है वर्नल पूल शुष्क क्षेत्र में पाई जाने वाली आर्द्र भूमियां हैं जहां भूजल सतह पर पहुंच जाता है। देखिए वर्नल पूल क्या होता है, ये वेटलैंड होता है, डिप्रेस्ड वेटलैंड। ठीक है, जो कि
कुछ समय के लिए रेन से या फिर बारिश से भर गया, या फिर अगर वहाँ पे आस-पास ग्लेशियर है तो मेल्टिंग होती है स्नो की, तो उसकी वजह से भर जाता है। तो इसे वर्नल पूल कहते हैं, ठीक है? ये वेटलैंड एक काइंड ऑफ वेटलैंड होते हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ये एक डिप्रेस्ड वेटलैंड होते हैं जो कि रेन से और स्नो से बनते हैं। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो कुछ वर्ड दिए हुए हैं बताने हैं ये क्या है। तो पहला है तुमलापल्ली, जादूगोड़ा, नरवा पहाड़ और तुरामड़ी खदानें निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं? तो देखिए, ये आपको ये तो समझ में आ रहा होगा कि नाम से कि कुछ साउथ की जो है जगह है। तो ये मेनली यूरेनियम से रिलेटेड है, ठीक है? यूरेनियम आप जानते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जिसका न्यूक्लियर रिएक्टर में और न्यूक्लियर एनर्जी में इसको यूज़ किया जाता है, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट को। तो हम इनकी अगर लोकेशन देखेंगे, तो आप देखेंगे कि ये जादूगोड़ा जो है और फिर भाटिन, नरवा पहाड़, ये सब जो है सिंगभूम जो डेल्टा है, जो बेल्ट है उसके अंतर्गत पाई जाती हैं। फिर यहाँ पे लंबापुर, पेड़ा घाट, कुपनूर, ये सारी जो हैं यहाँ पे आप देखेंगे आंध्र प्रदेश वाले रीजन में है। तो ये सब जो है यूरेनियम के यहाँ पे खनिज प्राप्त होते हैं। जैसे आप देखेंगे राजस्थान में मिलेगा आपको, कर्नाटका में मिलेगा, ठीक है? आंध्र प्रदेश हो गया, फिर झारखंड और उड़ीसा वाले क्षेत्र में होगा, छत्तीसगढ़ में। तो ये सब कुछ जगह है। और यदि मेघालय देखें यहाँ पे, तो महाडेक बेसिन है, वहाँ पे यूरेनियम पाया जाता है। ठीक है, तो ये बात हो गई यूरेनियम की। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि फैक्ट्री फार्मिंग के बारे में पूछ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कारखाना कृषि यानी कि फैक्ट्री फार्मिंग के सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? तो देखिए, फैक्ट्री फार्मिंग होती क्या है? ये मेनली जो है एनिमल हस्बेंड्री या फिर पोल्ट्री से बेस्ड होती हैं, कि जहाँ पर अ, ये मेन तौर पे यूएसए जैसी जगह पे डेवलप्ड कंट्री में होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि यहाँ पर काफ़ी हाई क्वालिटी की जो है टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, ठीक है? और लाइव स्टॉक होते हैं, उनको जो है भोजन की तरह, यानी कि आप पोल्ट्री में हो गया जो अ, चिकन होते हैं, ठीक है? या फिर अ, काउज़, या फिर ये सब जो आप देखेंगे वेस्टर्न कंट्री में, ये चीज़ें काफ़ी फेमस हैं। तो वहाँ पे इन सब का यूज़ होता है फैक्ट्री फार्मिंग का। तो इसका जो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है, यह कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ किसान सब्जियों के उत्पादन के विशेषज्ञ होते हैं। नहीं, सब्जियों के उत्पादन से रिलेटेड ये नहीं है। फिर सेकंड, प्रेरी क्षेत्र में व्यापक वाणिज्यिक खाद्यान्न कृषि नहीं, व्यापक पूंजी निवेश के साथ वृहद क्षेत्र में रोपण कृषि नहीं, अत्यधिक नियंत्रित स्थिति में गहन पशुधन पालन। बिल्कुल सही बात है। ये इसका आंसर हो जाएगा डी। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो भारत के मोटे अनाजों की खेती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो पहला स्टेटमेंट, तेलंगाना मक्के का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। भारत में उगाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के मोटे अनाजों में ज्वार यानी कि शोरगम की मात्रा टन भार से सर्वाधिक है, ठीक है? महाराष्ट्र ज्वार के सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। देखिए, तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। महाराष्ट्र जो है, वहाँ पे ज्वार जो है शोरगम सबसे ज़्यादा पाया जाता है, सबसे ज़्यादा वहाँ पे प्रोड्यूस होता है, ठीक है? बाकी दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 3 ए ओनली। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि नीचे कुछ दी हुई हैं, क्रॉप्स दिया हुआ है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सस्य समूह पर्वतीय चारागाही मृदा और धूसर भूरी पॉडजोल मृदा की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? यानी कि ये किस तरह, मतलब माउंटेनियस रीजन में जो सॉइल होती है, पोडजोल सॉइल उसे कहते हैं, तो उसके लिए सबसे बढ़िया कौन-सी फसल होगी? तो देखिए, ये जो पोडजोल सॉइल होती है,
ये ग्रे कलर की ऐश ग्रे कलर की सॉइल होती है। ये मेनली जो कोनिफेरस आपका जानते हैं जो पर्वतीय इलाकों में जो पेड़ उगाए जाते हैं उनको कोनिफेरस कहा जाता है। तो उस बेल्ट में ये पाई जाती है पोर्टसोल सॉइल जो है। तो इस पे ये पहली चीज़ तो ये काफ़ी एसिडिक होती है और इसकी फर्टिलिटी बहुत ही कम होती है। ठीक है, तो इस पे बहुत सारी चीज़ें नहीं उगाई जा सकती, कुछ ऐसी ही फसलें उगाई जा सकती हैं जो कि बहुत ढीठ टाइप की हों। तो ऐसी ढीठ टाइप की फसल आप जानते हैं जैसे मेज़ हो गया, बार्ले हो गया, मिलेट्स क्रॉप हो गई, ठीक है? फिर एप्पल हो गया, एप्पल आप जानते हैं कश्मीर में मिलता है। वॉलनट हो गया, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे उगाई जा सकती हैं पोर्टज़ोल सॉइल में। तो इसका आंसर होगा 34 का धान, जूट, मक्का, गन्ना नहीं, गेहूँ, मक्का, ज्वार नहीं, जौ, बाजरा, ज्वार, चना, सेब, अखरोट। बिल्कुल सही बात। इसका आंसर हो जाएगा सी। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो बोल रहा है कृषि बाजार अवसंरचना कोष यानी कि अग्री मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है यह कृषि विपणन अवसंरचना के विकास एवं उन्नयन के लिए 2000 करोड़ रुपए का एक कोष है। सही बात है। दूसरा, इसका प्रयोग ग्रामीण कृषि बाजार और कृषि उत्पादन विपणन समितियों के उन्नयन में किया जाता है। ये भी बिल्कुल सही है। ये एक क्वेश्चन है बस रटने वाला AMIF फंड से रिलेटेड। तो इसका आंसर सी है। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो बोला है निम्नलिखित में से कौन हरित क्रांति के प्रमुख घटक हैं? तो हरित क्रांति आप जानते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन हमारे इंडिया में हुई थी, तो उसके बहुत सारे कंपोनेंट थे। तो पहला ये बोल रहा है ग्रामीण विद्युतीकरण। बिल्कुल सही बात है। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन रहा है क्योंकि आप जानते हैं जो ट्यूबवेल है उससे पानी निकालने के लिए मेनली इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है, तो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन पे काफी ध्यान दिया गया था इसके दौरान। दूसरा, कीटनाशी एवं कृमिनाशी का प्रयोग, ये भी सही है। कमांड क्षेत्र विकास, ग्रामीण सड़कें और विपणन, कृषि ऋण की आपूर्ति। देखिए इसके चारों के चारों वो चीजें बिल्कुल पांचों चीजें एक्चुअली बिल्कुल सही हैं। ये सारी चीजों का जो है इंट्रोडक्शन किया गया था ग्रीन रिवॉल्यूशन। आप HVY हाई यील्ड वैरायटी HYV सीड है तो जानते ही होंगे जो बहुत फेमस है और फर्टिलाइजर है ये सब, लेकिन उसके साथ साथ ये भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली चीजों का यूज किया गया था एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। सारे के सारे हो गए हैं। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 37th क्वेश्चन जो पूछ रहा है थोरियम के संदर्भ में। थोरियम आप जानते हैं हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा पाया जाता है। ये एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जिसका हम लोग यूज कर सकते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है भारत थोरियम का कौन सा सही नहीं है, तो हमें ध्यान रखना गलत कौन सा है। भारत थोरियम का सबसे बड़ा भंडारों में से एक है। नेक्स्ट, थोरियम के क्षय की दर बहुत धीमी होती है। बिल्कुल सही बात। फिर तीसरा, थोरियम के क्षय के दौरान उत्सर्जित विकिरण मानव के लिए अत्यधिक खतरनाक पाए जा सकते हैं। तो देखिए जो ये थोरियम है ये इसका जो एमिशन है ये जो बता रहा है, देखिए आप पहले तो ये नेचुरली पाया जाता है। थोरियम कहाँ पे पाया जाता है? केरला में। आप जानते हैं केरला के जो ट्रॉपिकल बीचेस हैं वहां पे थोरियम की काफी ज्यादा मात्रा पाई जाती है। ठीक है, तो ये जो थोरियम है क्या कहते हैं रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है, ये हानिकारक नहीं होता है। ठीक है, इसको अ, जो है साइंटिस्ट यूज करते हैं। अब बाकी यदि अगर रेडियोएक्टिव सब्सटेंस से कंपेयर किया जाए तो इसमें बहुत ज्यादा विकिरण नहीं होता है जो कि इंसान के लिए दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसका तीसरा स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है, तो ये आंसर हमारा हो जाएगा। वही लास्ट स्टेटमेंट बोल रहा है इसे परमाणु ईंधन के रूपांतरित करने के लिए प्लूटोनियम और विखंडनीय सामग्री के साथ मिश्रित करने की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही बात। ये डायरेक्टली डीके नहीं होता है। इसमें जो है कुछ चेंजेस ला के इसको यूज किया जाता सकता है, यूजेबल फ्यूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो फिर से परमाणु ऊर्जा उत्पादन से रिलेटेड है।
तो इसमें बोला गया है क्वेश्चन में, परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए यूरेनियम प्रमुख खनिज है। इस संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है, उनको हमें देखना है। तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि यूरेनियम भारत के प्री कैम्ब्रियन और धारवाड़ काल की परत दर चट्टानों में पाया जाता है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। जो हमारा यूरेनियम जो इंडिया में पाया जाता है वो प्री कैम्ब्रियन एरा का है, और धारवाड़ जो पीरियड है उस टाइम पे ही मिला था, उस टाइम पे बना था। फिर दूसरा, यूरेनियम मोनोजाइट और इल्मेनाइट से प्राप्त होता है। देखिए, अभी हम बात कर रहे थे ना थोरियम की, तो जो थोरियम है वो पाया जाता है इससे मोनजाइट और इल्मेनाइट जो सब्सटेंस है उनसे मिलता है, ना कि यूरेनियम। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। फिर तीसरा बोल रहा है यह प्रमुख रूप से आंध्र प्रदेश, झारखंड, राजस्थान और मेघालय में पाया जाता है। बिल्कुल सही बात। फिर ये जो दूसरा इसका स्टेटमेंट था ये गलत हो गया है, तो दूसरा गलत होते ही हमें आंसर मिल जाएगा 1 और 3। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, करेवा मृदा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो करेवा आपने नाम सुना ही होगा, ये हमारे जो कश्मीरी इलाका है वहां पे काफी फेमस जो है करेवा रीजन पाए जाते हैं। तो ये करेवा काफी फर्टाइल होता है, किसके लिए? सेफ्रॉन के कल्टीवेशन के लिए। ठीक है, तो इसका जो पहला स्टेटमेंट बोला है, करेवा कश्मीर घाटी और जम्मू क्षेत्र के भद्रवाह घाटी में पाई जाने वाली झील के अवसाद हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है। दूसरा, करेवा मृदा में मुख्यतः केसर की खेती की जाती है। हाँ जी, केसर के लिए यानी कि सेफ्रॉन के लिए काफी इम्पोर्टेंट माना जाता है। तीसरा, यह असंगठित कंकड़ों और पंख का मिश्रण है जिसमें कोई कार्बनिक तत्व नहीं पाया जाता है। देखिए, ऐसी बात नहीं है। ये जो थोड़ा एक्सट्रीम स्टेटमेंट होगा आपको खुद ही लग रहा होगा कि ऐसा नहीं है कि इसमें ये असंगठित कंकड़ यानी कि ऐसा मिक्सचर है अनऑर्गेनाइज्ड पेबल का जो कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस नहीं होते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है, इसमें होते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस पाए जाते हैं इस रीजन में। ठीक है, फॉसिल्स भी पाए जाते हैं। तो ये थर्ड हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर मिलेगा 1 और 2। ठीक है, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो पूछ रहा है कि भारत में देश के कुल यातायात में सड़क यातायात का भाग कितना है। तो बिल्कुल ये रटने वाला है, इसमें ज्यादा मेहनत वाली बात ही नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा डी, 80%। ठीक है, तो 80% पैसेंजर ट्रैफिक जो है वो ट्रांसपोर्ट की जाती है रोड के थ्रू, और 65% जो है फ्रेट। ठीक है, जो सामान की आवाजाही की जाती है रोड से वो 65% काउंट करता है, और पैसेंजर 80%। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो अंतर फसलीकरण के संबंध में कुछ बातें कर रहा है, यानी कि इंटरक्रॉपिंग। तो पहला स्टेटमेंट है, यह बिना पंक्ति व्यवस्था के दो या दो से अधिक फसलों में से फसलों को एक साथ उगाने की विधि है। ठीक है, फिर नेक्स्ट बोल रहा है, यह मुख्य और अंतर फसल सहायक फसल के बीच कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती है। तीसरा, घटक फसल एवं मुख्य फसल की बुआई का समय समान होता है। देखिए, इंटरक्रॉपिंग जो है ये एक मेथड है, दो से ज्यादा यदि क्रॉप किसी सेम फील्ड में ग्रो करनी है तो डिफरेंट डिफरेंट रो में उसको किया जा सकता है। ठीक है, इंटरक्रॉपिंग। तो इसका जो दूसरा स्टेटमेंट है ये सही है, और बाकी जो दोनों स्टेटमेंट है इसके गड़बड़ है। इसका आंसर हो जाएगा डी। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो बोला है, भारत में रेत खनन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रेत खनन, तो रेत खनन आप जानते हैं ये एक माइनर मिनरल के अंदर आ जाता है। तो पहला स्टेटमेंट, सामान्यतः रेत को एक प्रमुख खनिज माना जाता है। देखिए, प्रमुख खनिज जो है ये नहीं है। प्रमुख खनिज मेजर मिनरल होते हैं, और माइनर मिनरल ये हो गए जैसे कि रेत हो गया। ठीक है, तो रेत को माइनर मिनरल में काउंट किया जाता है। तो इसका आंसर ये जो पहला है ये गलत हो जाएगा। पहला गलत होते हमारे पास दो एलिमिनेट हो गए, लेकिन हमने पूछा है सही नहीं है, तो पहला स्टेटमेंट तो सही नहीं है, कंफर्म हो गया। तो अब हम बाकी दोनों पढ़ते हैं।
दूसरा बोल रहा है खान एवं खनिज अधिनियम भारत में खनन क्षेत्र को विनियमित करता है, तो ये बिल्कुल सही बात है। जो हमारा एक्ट है माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957, वो माइनिंग सेक्टर में जितनी भी चीजें होती हैं इंडिया में, तो उससे रिलेटेड जो लॉज हैं सब इसके अंतर्गत आते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है और दूसरा सही होते ही हमको ये समझ में आ जाएगा ये दोनों एलिमिनेट करना है। तो पहला तो ऑलरेडी समझ में आ गया गड़बड़ है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। भारत में नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है भारत में निम्न राज्यों में से किसके प्रांतीय राजमार्गों की सकल लंबाई सबसे अधिक है? ठीक है। हाईवे जो लेंथ है अलग अलग स्टेट में यदि देखा जाए तो महाराष्ट्र में करीब 33,705 किलोमीटर के अराउंड है, जो कि हाईएस्ट है पूरे इंडिया में। फिर महाराष्ट्र के बाद आता है गुजरात, जहां पर 17,201 है। ठीक है, लगभग आधी यहाँ पे हो गई है। फिर उसके बाद राजस्थान, फिर उसके बाद यूपी। यूपी में 7139 किलोमीटर है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, महाराष्ट्र। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, जो कि लेटराइट सॉइल पे बेस्ड है। तो पहला स्टेटमेंट इसका बोल रहा है ये साधारणतः लाल रंग की होती है। बिल्कुल सही बात। जो लेटराइट सॉइल होती है इसमें आयरन के ऑक्साइड्स होते हैं। ठीक है, अब आयरन के ऑक्साइड होंगे तो थोड़ा रेड कलर में होगा। आप देखते होंगे जो आयरन है जब उस पर जंग लग जाती है तो वो रेड कलर की हो जाती है, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो आयरन ऑक्साइड जो होते हैं रेड कलर होते हैं। लेटराइट में भी ये ज्यादा पाया जाता है। रेड सॉइल हो गई, लेटराइट हो गई। तो इसका आंसर, इसका जो पहला है ये तो सही है। फिर दूसरा स्टेटमेंट देंगे, बोला है वे नाइट्रोजन और पोटास में समृद्ध होते हैं। देखिए दूसरा स्टेटमेंट गलत है। जो लेटेराइट सॉइल होती है इसमें ऑर्गेनिक मैटर हो गया, नाइट्रोजन हो गया, पोटास हो गया, फॉस्फेट हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सब चीजों की कमी होती है। और जो आयरन के ऑक्साइड होते हैं, एल्युमिनियम के ऑक्साइड होते हैं, उनका बहुतायत होता है। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत है, और दूसरा गलत होते ही हमें तीसरा चौथा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है और हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन हम डिस्कशन करा रहे हैं तो हम तीसरा पढ़ेंगे। तो तीसरा बोला है उस उनका राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अच्छा विकास हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है। चौथा, यह मृदाओं में टैपियोका और काजू की अच्छी फसलें उगाई जाती हैं। हाँ जी। तो ये इसका जो दूसरा चौथा स्टेटमेंट है ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 और 4। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो टैंक सिंचाई पे बेस्ड है, यानी कि टैंक इरिगेशन। तो टैंक इरिगेशन से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है। पहला बोल रहा है कम गहराई और अपर्याप्त भूजल है, इन जगहों पर टैंक इरिगेशन जो है समानता पाई जाती है। तो देखिए ये स्टेटमेंट सही है। देखिए क्या होता है, जैसे अगर हम अपना नॉर्थ वाला रीजन देखें, यूपी बिहार, यहाँ पे आराम से आपने जमीन को खोदा, जमीन के अंदर आपको ग्राउंड वाटर मिल गया। वही अगर हम थोड़ा प्लेट्यू वाले रीजन में जाएंगे, हमारे डेक्कन वाले रीजन में जाएंगे, तो वहां पे देखेंगे पहाड़ हैं, बड़े बड़े पठार हैं। तो इनको खोद के पानी निकालना बहुत ही, मतलब आप समझ रहे हैं, आप कैसे एक पहाड़ को तोड़ेंगे। दशरथ मांझी जी को कितने साल लग गए पहाड़ तोड़ने में। तो अब एक पानी के लिए आपको निकालने के लिए बहुत साल लग जाएंगे। तो वहां पर टैंक इरिगेशन जैसी चीजों का यूज किया जाता है कि पानी को, चाहे वो वर्षा का जल हो या किसी और तरीके से, पानी को इकट्ठा कर लिया गया है किसी रीजन में। कोई टैंकर मैन मेड हो गया, या फिर वहीं पे कोई जो है गहरी जगह हो गई, वहां पे उसको इकट्ठा कर लिया गया और उस पानी को बाद में फर्दर यूज किया जाएगा। तो ये होता है टैंक इरिगेशन। तो पहला स्टेटमेंट उसका सही है। फिर दूसरा बोल रहा है चट्टानी पठार के साथ कठोर एवं ऊबड़ खाबड़ भूसतह, ये भी सही बात है जो भी हम बात कर रहे थे। फिर तीसरा बोल रहा है मोड़दार भूसतह के चलते जमीन पर बने बड़े बड़े गड्ढों अथवा मानव निर्मित टैंकों में वर्षा जल का संग्रहण हो जाता है। ठीक है, इसका आंसर 1, 2 और 3 हो जाएगा, क्योंकि तीनों चीजें बिल्कुल सही बोल रहा है ये जो क्वेश्चन है। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो भारत में महिला प्रवासियों द्वारा मुख्य रूप से अ, किस प्रवसन प्रवृत्ति का अनुसरण किया जाता है, यानी कि विच माइग्रेशन ट्रेंड इज मेनली फॉलोड बाय फीमेल माइग्रेशन इन इंडिया। तो
सबसे ज़्यादा यदि बात करें तो रूरल टू रूरल माइग्रेशन होता है वुमेन का इंडिया में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित कथनों में से इस पर विचार करना है। और आप जानते हैं सबसे ज़्यादा माइग्रेट इंडिया में कौन करता है? आपको लगता होगा बेचारे जो लोग ये जो लेबर होते हैं, मज़दूर होते हैं काम के लिए, इधर से उधर जाते हैं। तो देखिए वो तो होता है लेकिन जो वुमेन होती हैं, उनका सबसे ज़्यादा माइग्रेशन होता है। शादी के बाद उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो आप जान रहे हैं आपके घर में कितने लोग माइग्रेट किए होंगे। यदि आप काउंट किया जाए लड़कियों का लड़कों से तो आपके घर में लड़कियाँ ही ज़्यादा माइग्रेशन वाली निकलेंगी। ठीक है? तो आपको समझ में आया ये बात? फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोल रहा है, ये स्टेटमेंट हमें कुछ देखना है सॉइल कंजर्वेशन पे बेस्ड है। तो पहला बोल रहा है, बाड़बंदी और मिश्रित खेती दोनों ही मृदा अपरदन को रोकने के उपाय हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। अवनालिक अपरदन के लिए यानी कि जो गली एक्सटेंशन होता है, उसमें उसको सीढ़ीदार खेत बनाकर या वनस्पति रोपण द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात। देखिए गली इरोजन कहाँ पे होता है? जहाँ पर स्लोप होता है और वहाँ पे स्लोप से पानी जो है बह रहा है। तो समय-समय पे जो पानी जहाँ से बह रहा है वहाँ पे वो गड्ढा करता जाएगा और जो है उसको गली फॉर्मेशन कर देगा, गली एक्सटेंशन कर देगा। तो ऐसी जगह को रोकने के लिए जहाँ पे स्लोप हो, वहाँ पे ऐसे सीढ़ीदार टाइप आप देखते होंगे पहाड़ कहीं-कहीं पे आप जब ट्रैवलिंग करने जाते होंगे कहीं पे आप देखे होंगे सुंदर से पहाड़ हैं, ठीक है? ये सब, तो ये बात होगी गली एक्सटेंशन की। तो इसका आंसर फर्स्ट सेकंड तो होगा। फिर नेक्स्ट बोला है शुष्क क्षेत्र में कृषि वानिका का उपयोग बालुका टिब्बों द्वारा भूमि अतिक्रमण को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। यानी कि ये बात कर रहा है एग्रो फॉरेस्ट्री जो भी ड्राई इलाके होते हैं वहां पर एग्रो फॉरेस्ट्री का यूज किया जाता है लैंड इंक्रोचमेंट को या सैंड ड्यून्स को बढ़ाने के लिए। आप जानते हैं राजस्थान वाला जो रीजन है वहां पे बात हो रही है ग्रीन बेल्ट की अरावली वाले रीजन में कि वहां पे जो ड्राउट वाला रीजन है जो सैंड ड्यून्स वाला रीजन है वो आगे की साइड ना बढ़े उसके लिए एक बेल्ट बनाई जाएगी जहाँ पे पेड़ों को लगाया जाएगा एग्रो फॉरेस्ट्री की जाएगी। तो ये वैसा ही कुछ है तो इसका आंसर 1, 2 एंड 3 हो जाएगा। ठीक है तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो योकोहोमा स्ट्रेटेजी पे बेस्ड है मतलब बेस्ड नहीं वन ऑफ द स्टेटमेंट है। तो हम इसका पहला स्टेटमेंट देखेंगे जो बोला योकोहोमा स्ट्रेटेजी एक सुरक्षित विश्व हेतु आपदा जोखिम को कम करने के लिए आईयूसीएन की पहल है। ठीक है तो पहला स्टेटमेंट फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट बोला है प्राकृतिक आपदा में कमी हेतु अंतरराष्ट्रीय दशक 1990 से 2000 तक घोषित किया गया है। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। ये इंटरनेशनल डिकेड ऑफ फॉर नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन जो है ये 1990 से 2000 के बीच का जो टाइम था उसको घोषित किया गया था। फिर थर्ड आपदा जोखिम को कम करने में सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की प्राथमिक भूमिका है। इस जिम्मेदारी का निर्वहन स्थानीय सरकार और निजी क्षेत्र द्वारा संयुक्त रूप से किया जाना चाहिए। हाँ जी देखिए सेंडाई फ्रेमवर्क आप जानते हैं बड़ा फेमस हमारा फ्रेमवर्क है जो कि डिजास्टर को किसी भी रीजन में कैसे मिनिमाइज किया जाए कैसे रिड्यूस किया जाए कैसे उसको कम किया जा सके तो उस पर बात करता है। ठीक है तो ये तीसरा स्टेटमेंट उसका सही है दूसरा भी सही है बट पहला स्टेटमेंट जो है ये गलत है। ठीक है ये यूएन का इनिशिएटिव है ना कि आईयूसीएन का। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 एंड 3। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि बोल रहा है पहला स्टेटमेंट लौ अयस्क कोयला और कपास भार हरास वाले कच्चे माल हैं। भार हरास यानी कि ऐसे प्रोडक्ट जो अपना जो है वेट लूज कर देते हैं। ठीक है जब एज अ रॉ मटेरियल से इनको कन्वर्ट किया जाता है फाइनल प्रोडक्ट में। तो देखिए पहला स्टेटमेंट की अगर बात करें तो इसमें जो लौह अयस्क की बात करें तो हाँ ये करता है लेकिन वही अगर कपास की बात करें कपास आप जानते हैं ऐसा नहीं है ये डिग्रेडेबल रॉ मटेरियल नहीं है। ठीक तो इसका पहला तो ये जो है गलत हो जाएगा आंसर स्टेटमेंट। फिर सेकंड बोला है फुट लूज उद्योग
ऐसे उद्योग होते हैं जिन्हें संसाधन, सेवाओं और परिवहन जैसे कारकों से प्रभावित हुए बिना कहीं पर भी स्थापित किया जा सकता है। हाँ जी। देखिए, फुटलूज़ इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं? ये होती हैं कि ऐसी चीज़, जैसे मान लीजिए जो आप डायमंड की कटिंग होती है, ठीक है? डायमंड है, आपको कहीं पे कटिंग करना है जहाँ पे आपकी मशीनरी है, जहाँ पे पूरा मान लिया आपका शोरूम टेनिस का शोरूम है, उसके बगल में एक इंडस्ट्री है जो कि वहाँ पे जो हीरे आते हैं उनको काट के रखती है। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि अगर आपको मान लीजिए आप रहते हैं, कहाँ रहते हैं? इंग्लैंड में रहते हैं। इंग्लैंड से अगर यहाँ आना है, वहाँ पे खूब बढ़िया जो है हीरे मिलने हैं। हमारी महारानी जी ने हीरा दे दिया। उनके पास जितने उन्होंने दे दिया कि जाइए आप गोरखपुर में जाके हीरे काटिए। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से हीरा भर के लेके आइए वहाँ से। बाकी जो बीच की छोटी-मोटी दिक्कत है उसको अगर इग्नोर किया जाए, तो ये कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप उसको ट्रांसपोर्ट करें। वहीं मान लीजिए ये कहा जाए, उन्होंने महारानी का हमारे वहाँ से आप एक काम करिए, एक माइन है वहाँ से आप लोहा लेके जाइए और वहाँ पे लोहा ले जाके एक बढ़िया-सा कुछ उनकी मूर्ति बना दीजिए। तो आप ये सोचेंगे वहाँ से यहाँ तक लोहा लाने से अच्छा है, हम खुद ही अपने वहाँ मेरे इंडिया में इतना सारा लोहा है, हम उसको ना यूज़ कर लें। तो आपको समझ में आया? फुटलूज़ में ये होता है कि इंडस्ट्री को कहीं पर भी बना सकते हैं, उद्योग इंडस्ट्री को कहीं पर भी स्थापित कर सकते हैं। उसको स्थापित करने में कोई भी ये दिक्कत की बात नहीं है कि वहाँ पर जो चीज़ें, जो रिसोर्सेज़ है, जो सर्विसेज़ हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन है, उससे कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा इंडस्ट्री में, तो उसे फुटलूज़ कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो बोला है निम्नलिखित क्षेत्रों में को वहाँ पाए जाने वाले खनिजों के साथ सम्मिलित करिए। तो इसको मिलाने वाला है ये क्वेश्चन। तो पहला बोला उत्तर-पूर्वी पठार क्षेत्र, ठीक है? तो ये बात कर रहा है एस्बेस्टस की, नॉर्थ ईस्ट प्लेट्यू जो है। फिर दक्षिण-पश्चिमी पठार क्षेत्र, जो कि मोनाज़ाइट के लिए फेमस है, साउथ वेस्ट प्लेट्यू रीजन। फिर नॉर्थ वेस्ट रीजन में है, ये जिप्सम के लिए बेस्ड इम्पोर्टेंट है। फिर हिमालय पट्टी में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो हमारा डिस्कशन यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।